बच्चों, आज आप सबका इस संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। हम आज इस बात की चर्चा करेंगे कि संस्कृत विषय क्यों पढ़ा जाना चाहिए और यूपीएससी के लिए किस प्रकार ये लाभकारी है, इसका विषय क्या है, और इसके साथ हम कुछ आपको संदर्भ बताएंगे कि किस तरह से ये आप इसको पकड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप जब भी संस्कृत के विषय में किसी से परामर्श लेना चाहें, विचार लेना चाहें, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जिन बच्चों ने इस संस्कृत विषय को आधार बना करके परीक्षा पास की हो, उनसे परामर्श लेनी चाहिए। खासकर आपको पता होगा कि 2016 बैच के जो शशांक त्रिपाठी हैं वो 5वीं रैंक लेकर पास किया है। उनका संस्कृत विषय था। आप उनके ब्लॉग पे जाएं, पढ़ें, आपको सूचना मिलेगी। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ब्लॉग तो नहीं लिखे हैं, लेकिन उनके व्यूज़ को आप जान सकते हैं, उनसे व्यक्तिगत रूप से निवेदन करके पूछ सकते हैं, आपको अच्छे परामर्श मिलेंगे। अब संस्कृत विषय की विशेषता ये है कि जाने कि संस्कृत बहुत ही अंक देने वाले विषय हैं और यूपीएससी में अंकों के माध्यम से चयन होता है, किसी विषय के आधार पर चयन नहीं होता। दूसरी बात, इसको अध्ययन करने के लिए आपको समय की कम आवश्यकता पड़ेगी। अन्य विषयों की अपेक्षा यदि आपने इस पर थोड़े कम भी मेहनत किए तब भी आपको अधिक से अधिक अंक दिलाएंगे ये, इसलिए इसको पढ़ा जाना चाहिए। तीसरी बात है इसमें, इसके जो विषय वस्तु हैं वो ऐसा नहीं है कि अंधेरे में ढूंढ रहे हैं आप, ये प्रकाशित हैं। आपने यदि सारे सिलेबस के बिंदुओं को अच्छी तरह से विवेचन कर रखा हो तो आपको परीक्षा के लिए कोई नुकसान, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होगी। इस पूरे संस्कृत के विषय में 2 पत्र हैं, प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र। प्रथम पत्र के ऊपर हम चर्चा पहले कर लें। जो प्रथम पत्र है उसके अंतर्गत 2 खंड हैं, खंड ए और बी। दोनों खंड से 2-2 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है और दोनों खंड में 1-1 प्रश्न अनिवार्य है। ये 2 इसमें बाध्यताएं हैं। पहले खंड में व्याकरण से संबंधित प्रश्न जो है वो अनिवार्य है और दूसरे खंड में निबंध अनिवार्य है। इसका मतलब है कि दोनों खंडों से बाकी 6 प्रश्न बच जाते हैं, उसमें से 3 का आपको चयन करना है और 3 को छोड़ देना है। उस 3 में से आप ये ध्यान रखेंगे कि एक तो अवश्य दूसरे दोनों से लेने हैं, तो किसी एक खंड से आप मैक्सिमम 3 प्रश्न का चयन कर सकते हैं और दूसरे खंड से 2 प्रश्न का। इस प्रकार से हम यदि मार्क्स नंबर की दृष्टि से ध्यान रखें तो हमें लाभ यह होगा, प्रथम खंड से प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 इसका उत्तर हम लिखेंगे और जो दूसरा खंड है उसे प्रश्न संख्या 5 और 8 इसका उत्तर हमें लिखना चाहिए। इनमें से व्याकरण संबंधित पहले प्रश्न और निबंध 5वें, ये दोनों संस्कृत में लिखने अनिवार्य हैं। जो 8वें प्रश्न है कॉम्प्रिहेंशन का, वो बहुत ही अंकदायी है और देखने में भले आपको कठिन लगे, जब आप
व्याकरण पढ़ेंगे तो आपके लिए वो सरल लगेगा। उसके उत्तर कम लिखने हैं और संस्कृत में लिखने हैं, इसलिए इसका चयन किया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 2 भाषा विज्ञान से संबंधित है और भाषा विज्ञान एक प्रकार से व्याकरण की शाखा है, इसलिए उसमें अच्छे अंक आपको प्राप्त होंगे। उसको अपनी भाषा में लिखने हैं। तीसरा काव्यशास्त्र संबंधित प्रश्न है। काव्यशास्त्र टेक्निकल टर्म्स हैं, वो उसमें अपनी तरफ से बनाकर आप नहीं लिख सकते। अगर उनके टर्म्स कंडीशन उनकी व्याख्या आपको सही समझ में आ जाए तो उसका उत्तर लिखना बहुत ही आसान है। तो इसलिए ये 3 प्रश्न खंड ए से आपको करना चाहिए। चौथे प्रश्न इसमें खंड ए में आते हैं जो भारतीय संस्कृत साहित्य से संबंधित उसमें तत्व हैं, प्रमुख तत्व हैं, उन्हें पढ़ना अवश्य है क्योंकि वह भी अन्य जगहों पर आपको लाभकारी है। इसके बाद खंड 2 से प्रश्न संख्या 6 के अंतर्गत संस्कृत साहित्य का जो सांस्कृतिक पहलू है उसके अंतर्गत प्रश्न आते हैं, जिसमें पुरुषार्थ, संस्कार, वर्णाश्रम इत्यादि हैं। और जो 7वें प्रश्न है उसमें भारतीय दर्शन शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये दोनों भी पढ़ना आपको चाहिए क्योंकि प्रायः इन्हीं दोनों से निबंध में विषय पूछे जाते हैं। तो यदि हमको विषय आता है, निबंध लिखने की कला आ जाए तो हम आसानी से उसका उत्तर लिख सकते हैं। निबंध रटने की का विषय नहीं है, निबंध लिखने की एक कला है। यदि आप संस्कृत व्याकरण सीखेंगे और आपको वाक्य संरचना आ जाए तो वाक्य संरचना करने पर निबंध आप स्वयं लिख सकते हैं। आपको निबंध से होने वाले भय अपने आप दूर हो सकता है, उसकी कोई समस्या नहीं होगी। इस प्रकार ये 5 प्रश्नों को हम देखेंगे और पूरे सिलेबस का अध्ययन करेंगे। जो प्रश्न पत्र 2 हैं, उस दूसरे प्रश्न पत्र में भी 2 खंड हैं। उसमें भी 2-2 प्रश्न आपको दोनों खंड से लिखना अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 और 5 ये दोनों कंपलसरी क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो दूसरा पत्र है उसमें अनिवार्य प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न संख्या 5 संस्कृत में लिखना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त प्रश्न संख्या 1 अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो यहाँ आपके लिए सुविधा यह है कि जो दूसरा पत्र है उसमें केवल एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिख करके आप 4 अन्य प्रश्न का उत्तर अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो आपके पास यदि जो मटेरियल है, लिखने की कला है, उसका अभ्यास सम्यक हो जाए तो आपको कतई परेशानी नहीं होगी और आप सहज अनुभव करेंगे। इसमें से खंड 1 में से हम केवल 2 प्रश्नों का उत्तर करेंगे, जिसमें से पहला कंपलसरी है। नीचे दूसरे और तीसरे के अंतर्गत कुछ टेक्स्ट हैं, उस टेक्स्ट के अबाउट द टेक्स्ट और ऑथर्स उसके विषय में कुछ सामान्य जानकारियाँ पूछी जाती हैं, जिसका उत्तर हम करेंगे। एक जो चौथा प्रश्न है वो संक्षिप्त नोट्स हैं, उस पर संक्षिप्त लेख। वो प्रश्न कंपलसरी नहीं है, चूँकि उसका उत्तर संस्कृत में लिखना है। अगर आप संस्कृत में सहज अनुभव कर रहे हैं तो उसका उत्तर लिखें, अन्यथा उस प्रश्न को आप छोड़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 में 3 पुस्तकें सिलेबस में दिए हुए हैं। उन 3 पुस्तकों में 10-10-10 30 श्लोक हैं। उन 30 श्लोकों में से 5 आपसे पूछे जाते हैं। तो आप अगर
पहले आपको पता है कि यही 30 हमें एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो उनमें से आप उसको अच्छी तरह से अभ्यास कर लें तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वो 5 पहले से आपको पता है, इन्हीं में से कोई आना है। इसी प्रकार से छठे प्रश्न में भी 3 पुस्तक हैं और उसमें तीनों पुस्तक मिला के 37 जो 37 श्लोक हैं वो पढ़ने हैं। चूँकि ये सारे श्लोक बहुत ही सरल हैं, आसान हैं, इसलिए इसमें कठिनाई नहीं होगी समझने में आपको। और इनमें से तीनों पुस्तकों से एक एक पूछा जाता है, लेकिन छठे प्रश्न को यदि आप चयन करते हैं लिखने के लिए, इसका उत्तर आपको संस्कृत में लिखना होगा। तो इस कारण से इस प्रश्न को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि किसी एक खंड से अधिक 3 ही प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो इस कारण से जो प्रश्न संख्या 7 और 8 ये दोनों हैं, ये अच्छे हैं। 7 में 3 पुस्तकें हैं और तीनों पुस्तक का 10-10 श्लोक और एक गद्य है, वो पढ़ने हैं। इसका उत्तर आपको अपनी भाषा में देना है। तो अपनी भाषा में यदि आप अच्छी तरह इसको लिख रखे हैं तो श्लोक वहाँ आपको याद नहीं करना है, अपने आप आएगा, तो उसका उत्तर आप लिख सकते हैं। जो 8वां प्रश्न है अंतिम, उस 8वें प्रश्न में 3 नाटक हैं और 3 नाटकों में से कुछ थोड़े पार्ट आपको दिए हुए हैं श्लोक पढ़ने को। उन नाटक के श्लोकों को पढ़ करके उसकी व्याख्या लिख करके अभ्यास करेंगे तो उन तीनों में से एक एक श्लोक आते हैं व्याख्या पूछने के लिए। 7 और 8 इन दोनों का उत्तर अपनी भाषा में देनी है, इसलिए आपके लिए ये बहुत ही सुविधाजनक है। दूसरी बात है कि संस्कृत का एक अतिरिक्त लाभ है, वह भी हम आपसे बताना चाहेंगे। जब आप GS4 एथिक्स पढ़ते हैं तो एथिक्स में सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आप इन संस्कृत के टेक्स्ट को जो पढ़ेंगे तो उनमें से कई सारे जो नैतिक मूल्यों से संबंधित, नैतिक मूल्यों पर आधारित जो संदर्भ हैं उसको हम आपको बताएंगे, उसके लेखन की कला बताएंगे, उसको किस प्रकार कोट किया जाता है यह हम बताएंगे। और उसका यदि उपयोग आप अपने GS में जाकर करते हैं तो अन्य बच्चों की अपेक्षा वहाँ कम से कम 10 से 15 मार्क्स आप अधिक ला लेंगे, ये आ जाएगा आपको। ये संस्कृत का अतिरिक्त लाभ है। दूसरा कि जितने पद्य आप पढ़ते हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे संदर्भ हैं जो आपको निबंध लेखन में काम आते हैं। ये निबंध, संस्कृत का निबंध लेखन में तो काम आएगा। इसके अतिरिक्त जो आप सामान्य निबंध का पत्र लिखते हैं, उस निबंध के पत्र में भी यह आपको 5 से 10% का लाभ दिलाता है, क्योंकि ये आपके कथन को पुष्ट करने में समर्थ होता है। इस कारण से इस पत्र को हम इस तरह से यदि तैयार करते हैं तो यह आपको पहले से संतुष्ट कर देगा और आपकी परीक्षा में अत्यधिक सहायक होगा। जब आप इसको पढ़ेंगे तो सबसे पहले देखेंगे ग्रामर के लिए आपके जो सिलेबस दिए गए हैं बड़ी ही तार्किक ढंग से इसमें बताया गया है कि आपको पहले इसमें जो पढ़ना है संज्ञा, संधि, कारक, समास और वाच्य परिवर्तन, ये आपको पढ़ना है। साथ में हम आपसे थोड़े से वाक्य रचना, प्रत्यय, उपसर्ग ये भी बताएंगे। फिर कैसे वाक्य बनाया जाता है ये भी सिखाएंगे। इसको सीखते ही जो आप टेक्स्ट पढ़ेंगे उस टेक्स्ट में हमारी योग्यता हमारी कम काम आएगी, आपको अपनी योग्यता अधिक काम आएगी, क्योंकि आपको जब स्वयं समझ में आएगा तो वो आपके दिमाग पर स्मृति में स्थिर रहता है। आप अगर केवल बिना समझे रटेंगे तो वो आपकी स्मृति से गायब हो सकता है या वो क्वेश्चन के साथ ओवरलैप कर सकता है। इसे ओवरलैपिंग से बचने के लिए आपको स्वयं समझना चाहिए, जो व्याकरण आपको लाभ कराएगा पढ़ाते समय। दूसरी बात है कि व्याकरण के आधार पर देखो कितने क्वेश्चंस हैं। जो टेक्स्ट पढ़ेंगे वो आधारित है, संस्कृत व्याख्या लिखेंगे वो आधारित है,
भाषा विज्ञान आधारित है, निबंध आधारित है, अनसीन पैसेज आधारित है। इसलिए इसको अच्छी तरह से आपको समझ लेना चाहिए। ये इसका मुख्य बिंदु है। इसमें सबसे पहले जो चीज़ें आई हैं कि संज्ञा, ये संज्ञा कहते किसे हैं, क्यों कहते हैं संज्ञा, इसकी क्या ज़रूरत है। सब जानते हैं किसी वस्तु व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा संज्ञा कहते क्यों हैं। तो संज्ञा इसलिए कहते हैं कि हमें बहुत सारे वस्तुओं को इकट्ठा देखने पर उसमें से एक को कैसे पहचानेंगे, इसीलिए उसकी पहचान के लिए कोई नाम दे दिया जाता है। उस नाम से उस वस्तु को अन्य वस्तुओं से अलग किया जाता है, इसलिए उसको संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार से किसी भी विषय में आप जाएं, उस विषय के अंतर्गत आपको ध्यान यह देना होगा कि सभी विषयों में, सभी सब्जेक्ट में, भाषाओं में उसमें कोई टेक्निकल शब्द है, पारिभाषिक शब्दावली, केवल संस्कृत में नहीं है। तो उस पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करने के लिए जो नाम दिया गया उसका क्या विश्लेषण है, कैसे उसको करेंगे, इसको जानने के लिए इसका जो प्रयोग किया गया है उसी को कहा गया है संज्ञा प्रकरण। इसकी मुख्य जो भूमिका है संज्ञा प्रकरण की, वो मुख्य भूमिका यह है कि हम जब संधि करते हैं तो संधि करने में हमें ग्रुप ऑफ लेटर्स की आवश्यकता होती है। कैसे? तो जैसे मैं आपको एक बताऊं, डेमोन्स्ट्रेट करके पता लग जाएगा आपको। अब सपोज करें कि a प्लस b और दोनों चेंज होकर c हो रहा है, तो a क्या होगा? a को कह सकते हैं वर्णों का समूह, वर्ग है ये, बहुत सारे वर्ण है उसका वर्ग है ये वर्ग है ये। ऐसे ही b भी होगा ऐसे ही, और ये भी होगा सेम। तो यहाँ पर कितने वर्ण होंगे? a के पास क्या वर्ण होगा, B के पास क्या वर्ण होगा और C के पास क्या वर्ण होगा? वहाँ एक दो तो नहीं होंगे। तो हम ग्रुप ऑफ लेटर्स कैसे तैयार करेंगे? उस ग्रुप ऑफ लेटर्स को तैयार करने का जो सिस्टम बनाया गया है, इसी का नाम रखा गया है माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार सूत्र। पाणिनि ने इसका नाम दिया माहेश्वर सूत्र कि शिव जी के डमरू से ये आवाज़ हमें पहचान में आई। उन्होंने डमरू बजाई, उससे ही पहचान में आ गई। एक सिंपल क्या है ये, जितने संस्कृत के अल्फ़ाबेट्स हैं उन सभी अल्फ़ाबेट्स का इसमें एक सीक्वेंस बनाया हुआ है। हम पहले इसका सीक्वेंस देखेंगे, फिर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इसमें से हम कैसे ग्रुप तैयार करते हैं हम वह आपको बताएंगे। और ग्रुप तैयार करने के बाद तब इसका कैसे संधि में प्रयोग करते हैं उसको हम करके आपको बताएंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऐसा सही होता है, कैसे होता है ये। अब इसमें देखो क्या होता है इसका। अब इसमें इन्होंने क्या किया है, वर्णों को एक सीक्वेंस में रखा है। आ ई ओ री री ए ओ ऐ औ हय वरट लण यम गणनम झभय गढ़दस जब गढ़दस ख फ छठ थ चट तौ कपय स सर हल। इनमें से ये जो दो हैं, ये दो है आपके, पहला और दूसरा, इसको कहते हैं मूल स्वर। मूल स्वर का मतलब होता है जो बेसिक वॉवेल है, जिस वॉवेल में, जिस स्वर में कोई एडिशन डिडक्शन, कोई जोड़ घटाव इधर उधर नहीं कर सकते, उसको कहते हैं मूल स्वर। इसमें आ ई उ री री ये 3 और ये 2 5 हैं। इन 5 वर्णों को मूल स्वर कहा गया है, मूल स्वर है ये। और मूल स्वर से ही आप अन्य स्वरों को भी जोड़कर बना लेते हैं, जैसे अ से आ, ई से ई, वो सब इसी के अंतर्गत हैं। इसके बाद कहते हैं 2 इसके बाद जो है ये
इसको बोलते हैं संयुक्त स्वर, ए ओ ऐ औ। ये उन्हीं ऊपर वाले दो स्वरों को मिलाकर बनाया गया है। तो पहले रखा इन्होंने मूल स्वर, फिर इसके बाद रखा संयुक्त स्वर। ऐसा स्वर जो दो स्वरों से बन करके बनाया हुआ है, मिल करके बना हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर आप गौर करेंगे, ये 4 लेटर हैं, य व र और ल। ये 4 लेटर जो हैं इसको अंतस्थ कहा जाता है। इसमें ह को हमने छोड़ दिया, ह को हटा दिया। ह यहाँ भी है, इसलिए वहाँ से हटा के काउंट कर सकते हैं। ह, य, व, र, ल, ये 4 लेटर हैं, इसको अंतस्थ कहा गया है। अंतस्थ का मतलब होता है इंटरसेक्शन। जैसे ये 2 गोला हो गए, ये ए, ये बी और ये बीच का हो गया सी। सी मीन्स इंटरसेक्शन। कि कुछ लेटर्स, यहाँ 4 लेटर्स हैं। ए को मान सकते हैं स्वर, बी को मान सकते हैं व्यंजन और सी क्या हो गया, अंतस्थ, इंटरसेक्शन। इट मीन्स कि वो मुख्य रूप से व्यंजन है, लेकिन कभी आवश्यकता पड़ने पर वह स्वर में भी हो सकता है, स्वर की भूमिका में भी वो आ सकता है, इसलिए इसको इंटरसेक्शन रखा गया। तो पहले स्वर, फिर संयुक्त स्वर और फिर अंतस्थ, जो कभी कभी स्वर हो सकते हैं, वहाँ रखा उसको। अब इसके बाद क्या किया इन्होंने कि जितने व्यंजन हैं उसमें से स्पर्श वर्ण जो हैं वो 5 वर्ग में रखा गया है। वो 5 वर्ग क्या हैं? ये 5 वर्ग हैं। देखो, ये पांचों वर्ग को रखा गया है अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन। हमारे मुख में मुख्य रूप से 5 ही उच्चारण स्थान हैं, इसलिए देखो 5 मुख्य स्वर भी हैं और 5 उसके अकॉर्डिंग इसका व्यंजन का वर्ग भी है। अन्य जो भी होंगे सब इन्हीं में से मिलते जुलते होंगे, किसी कोई 1 से, कोई 2 से, कोई 3 से, ऐसे होंगे वो। कैसे? कंठ, तालु, मूर्धा, जीव, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ। ये जो हमारे पास हैं, इन्हीं के जैसे क कंठ से बोला जाता है, च तालु से बोला जाएगा, ट मूर्धा से, तवर्ग दंत से और पवर्ग ओष्ठ से। ये 5 मुख्य स्थान हैं। जीव चूंकि सब जगह घूमता है, इसलिए उसको अतिरिक्त रूप से नहीं माना गया है। यहाँ भी 5 है, ये पांचों डिफरेंट हैं, 5 स्थान से उसका उच्चारण होता है। तो क्या किया इन्होंने पांचों ग्रुप का जो नंबर है, ये 1 2 सॉरी ये देखोगे, ये 1 2 3 4 5 ये नंबर है इसका। ग्रुप का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो पाणिनि ने क्या किया, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। सबसे पहले 5th लेटर को रखा गया है। देखो, या, मा, गा, डा, ना, ये सारे 5th लेटर हैं, इसको हम 5th लेटर कहते हैं। फिर 4th लेटर को रखा गया। देखो, झा, भा, घा, ढा, धा, ये जो हैं 8 और 9, इसको हम 4th लेटर कहते हैं। सारे ग्रुप के 4th लेटर हैं। इसके बाद 3rd लेटर है, देखो, जा, बा, गा, डा, दा। देन 2nd लेटर है, ख, फ, छ, ठ, थ। और इसके बाद 1st लेटर है, च, ट, थौ, कपय। च, ट, थौ, कपय 1st लेटर है। तो हम अगर इसको सीक्वेंस में भी थोड़ा सा ऑर्डर देखें तो हमें इनको रटने की, याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हम इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इसको जान सकते हैं। इसलिए इसको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद गौर करोगे कि क्या है इसमें, ये 4 लेटर है, स, स और ह। इसको ऊष्म कहते हैं। ऊष्म का मतलब होता है अधिक एनर्जी निकालना, ऊष्मा निकालना। इन वर्णों को उच्चारण करते हैं तो उसमें हमें अधिक जनरेट करना पड़ता है हीट को, इसलिए इसको ऊष्म कहा गया है। तो ये सारे वर्णों के क्रम हैं, इन्हीं क्रम को अरेंज करके और वर्णों का एक समूह बनाया जाएगा, ग्रुप तैयार किया जाएगा और उसी ग्रुप का नाम है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब ये होता है वर्णों का संक्षिप्त नाम, वर्णों के समूह का संक्षिप्त नाम। अब जैसे हम जब प्रत्याहार लेते हैं तो 2 शब्द आपको यहाँ बताऊँ पहले। जैसे हमने लिखा यहाँ अच और हल, ये 2 प्रत्याहार का नाम है, अच और हल। अच में अ एक पहला लेटर है, च दूसरा लेटर है।
आ सबसे पहले है, ये आ, और च यहाँ पर है। हमने अ और च दोनों को मिला दिया, अच हो गया। तो अच में आ से लेकर च तक के सारे लेटर काउंट हो जाएंगे। इट मीन्स हम लिख सकते हैं अच इज इक्वल टू आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। अब ये इतने सारे लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इतने जो लेटर हैं आपके, इतने सारे वर्णों को अलग अलग ना कह के, और इसको क्या कहा गया, अच। तो इसको प्रयोग में लाना, इसका वर्णन करना आसान हो गया। यही यूज है प्रत्याहार का, कि हम वर्णों का जब ग्रुप तैयार करेंगे तो हम आसानी से, बड़ी सरलता से कह सकते हैं कि प्रत्याहार बना लो कि अब इसमें ये वर्ण आएंगे। अब हमें इसका सीक्वेंस पता है। अगर किसी ने मुझे कहा कि इन्हीं सीक्वेंस से आपको लिया गया है या आपको इस सीक्वेंस बनाना है, तो हम सरलता से बना सकते हैं। हम इसका भी तरीका भी बताएंगे जिससे आपको और आसान हो जाएगा, लिखाएंगे अभी। तो जैसे ही संधि में जाएंगे तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। कैसे? अब आप देखें कि इसमें से हम कैसे इसका ग्रुप तैयार करेंगे, इसका प्रत्याहार कैसे तैयार करेंगे। इसके लिए आप कुछ, मैं आपको नियम बताता हूँ कि जैसे प्रत्याहार हम बनाएंगे तो उस प्रत्याहार बनाने में हमारे पास ये ध्यान रखना होगा, कोई भी प्रत्याहार 2 ही अक्षर का होगा। जैसे हमने लिखा अच, अच में 2 अक्षर हैं, तो अच में 2 अक्षर हैं तो 2 ही अक्षर, कोई प्रत्याहार 2 अक्षर का होगा। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 2 अक्षर का जब होगा तो 2 अक्षर जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे पहला अक्षर है यहाँ पर आ, दूसरा अक्षर है यहाँ पर चा, तो हम एक के स्थान पर क्या लें और दूसरे के स्थान पर क्या लें, ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा। इसके लिए आप ध्यान रखें कि क्या है कि 14 सूत्रों में से जो अंत वाले अक्षर हैं, ण, क, ङ, च, इन अंत वाले अक्षरों को आप पहला अक्षर नहीं बना सकते, ये ध्यान रखेंगे आप। और इस अंत वाले अक्षर को छोड़ करके कोई भी, इसमें से जो भी कोई अक्षर आप चाहें उसको आप पहला अक्षर बना सकते हैं, ये फ्रीडम है आपके पास। दूसरा कि जो दूसरा अक्षर है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ये है, यह दूसरा अक्षर इन 14 सूत्रों के अंत में जो लिखे हुए हैं अक्षर वही हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर च लिखा हुआ है, च ये 4 नंबर के अंत में है, ये 4 नंबर के अंत में है, इस कारण से इसको हम दूसरा अक्षर यहाँ लिए हैं। ये 2 चीज़ हो गई फिक्स कि दूसरा अक्षर कोई लास्ट वाला ही होगा और पहला अक्षर लास्ट वाला नहीं होगा, ऐसे कर सकते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि जब हम 2 बनाएंगे तो दूसरा अक्षर का एक ध्यान ये रखना आपको कि सपोज करो हमने पहला अक्षर ले लिया या, पहला अक्षर ले लिया या, तो अब दूसरा अक्षर जो होगा वो या जिस नंबर पे होगा उससे ऊपर नहीं जा सकता। जैसे यह है 5 नंबर पे, तो 5 नंबर से यह ले लिया तो ये अब दूसरा अक्षर ऊपर वाला कोई चारों में से नहीं आएगा। ये जब भी दूसरा अक्षर लेना होगा नीचे वाला कोई ले सकते हैं, लाइक ट, ण, म, ञ, स, ये सब ले सकते हैं, लेकिन ये रिवर्स नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। तीसरी बात है कि अगर हम जैसे यहाँ से हम ले लिया या और छठे नंबर का लिया ण, यण, यण एक प्रत्याहार हो गया। अब यण प्रत्याहार में अगर हमको मेंबर काउंट करना है इंक्लूडिंग फर्स्ट लेटर, हमको या भी इसमें काउंट करना पड़ेगा, या, व, र और ला। इसका मतलब है कि इस ग्रुप के अंतर्गत एज ए मेंबर, सदस्य के रूप में कोई भी अंतिम अक्षर काउंट नहीं होगा। इसलिए जब भी प्रत्याहार बनाएंगे तो अंतिम अक्षरों को हम काउंट नहीं करेंगे, उसका प्रयोग केवल प्रत्याहार बनाने के लिए है, केवल प्रत्याहार बनाने के लिए है।
इस प्रकार से आपको पता हो जाएगा कि जो अक्षर, जैसे यहाँ या लिया गया यण में, तो या से काउंट करके चलेंगे और लास्ट वाले तक आके रुक जाएंगे। इस तरह से हम प्रत्याहार बना सकते हैं। ये प्रत्याहार बनाने का एक तरीका है और इसका पूरा अभ्यास करेंगे प्रत्याहार बनाने का। फिर कोई समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। दूसरा कि जब प्रत्याहार बनाएंगे तो उसका प्रयोग क्या होगा, कैसे प्रयोग करेंगे। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा हमारे पास कहते हैं यण संधि, एक नाम है यण संधि, इसका नाम है यण संधि। तो जब हम यण संधि कहते हैं, क्यों कहते हैं इसका, तो संधि का नाम उसके आने वाले रिजल्ट के आधार पर रखा गया है। यानी यण प्रत्याहार के वर्ण यदि रिजल्ट होंगे तो उसे हम यण संधि कहेंगे, उसे हम यण संधि कहेंगे। तो इसको यदि आप समझते हैं तो आपके लिए कितना अच्छा काम होगा ये आप समझ सकते हो। कैसे कैसे होगा ये, तो यण संधि के लिए एक सूत्र है, इको यणचि, इको यणचि। अब इको यणचि को आप रट लें कोई फायदा नहीं है, लेकिन यदि आप इसे समझ लें तो आपके लिए लाभ ही लाभ है। आपको लगेगा कि इसका काम कितना आसान है, कितनी अच्छी तरह से हम कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो सकता है। कैसे, अब इको यणचि को हम क्या करेंगे, तो अब उसको गौर करो। हम लिख सकते हैं इसको, इको यणचि को इको यणचि जो है उसको ऐसे लिख सकते हैं, इक प्लस अच, इक प्लस अच, देन इक कन्वर्ट इनटू यण, इक कन्वर्ट इनटू यण, इसको बोलते हैं इको यणचि। अब देखो सूत्र को यहाँ एक फैक्टर में ले आए, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी सी, a प्लस बी और c। तो इक के बाद यदि अच होगा, इक में देखोगे, इक में क्या लेटर आएंगे, इक में हम लिख सकते हैं यहाँ ई, ऊ, री और लरी, ये 4 लेटर्स को इक कहते हैं, इक कहते हैं। इसके बाद यदि अच है, अच मीन्स सेम लेटर छोड़कर कोई स्वर होगा, तो उस केस में इक चेंज होके यण होगा, इक चेंज होके यण होगा। इसको यण संधि कहते हैं। इक चेंज के यण कैसे होगा, तो इसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि ये जो इक है उसको आप नीचे लिख दो, ई, ऊ, री और लड़ी, और यहाँ है यन, यन, यन के अंतर्गत आ जाएंगे या, वा, रा और ला। अब ये गौर करेंगे, 4 इसके भी पार्ट हैं, 4 इसके भी पार्ट हैं, और ये चारों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग हैं लेटर्स ड्यू टू सेम प्रोनाउंसिएशन। इनके उच्चारण स्थान एक जैसे हैं, इसलिए ये जब भी एक्सचेंज करेंगे तो अपने से ही करेंगे, किसी और वर्ण से, किसी दूसरे लेटर से ये बदलाव नहीं करते, ये चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण, जैसे ई कभी वो नहीं बन सकता, ई कभी र नहीं बन सकता। तो अगर ये हमें इसका एक्सचेंज पता हो तो फिर इसको हमको बदलना आसान होगा, हम इसको लिख सकते हैं ठीक से। जैसे पहले एक एग्जाम्पल बताता, फिर संधि का आपको तरीका बताऊंगा। जैसे हम इसको लिख सकते हैं गति प्लस एव, गति प्लस एव। अब यहाँ देखोगे क्या है, ई प्लस ए,
ई प्लस ए में ई प्लस अच आ गया, तो इसके कारण से ई चेंज होके या बनेगा। अब ए की मात्रा या पे आ जाएगी तो रिजल्ट क्या हो गया, गत्येव। इसका रिजल्ट क्या हो गया, गत्येव। इसको सीख सकते हैं आप। ये जो 5 स्वर संधि है मुख्य रूप से वो इसलिए है कि 5 ऑप्शंस इसमें बन सकते हैं, 5 तरीके बन सकते हैं मिक्सअप करने को। तो जब हम संधि सीखते हैं तो संधि में हमारे पास क्या स्थितियां होती हैं, जैसे अभी आपको मैंने यन संधि बताया, और भी सारी संधि आप सीखेंगे। पहले मैं आपको बताऊं ये संधि का तरीका क्या है। तो आप गौर करेंगे कि संधि जब होगा इसमें वर्ण मिलते हैं, तो जब वर्ण मिलेंगे उनका ग्रुप मिलेगा तो उसमें रिजल्ट 4 तरह से हो सकते हैं। तो आप संधियों को यदि उन 4 भागों में विभाजित करके सीखें तो आपके लिए और विजुअल हो जाएगा। आपके सामने सारे संधि उसके रिजल्ट्स अपने आप दिखेंगे, फिर आपको बहुत सारे शब्दों को याद करके जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप बिना याद किए हुए भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, अब देखें, जैसे एक प्रकार हमारे पास संधि का ये हो सकता है, हम लिख सकते हैं a प्लस बी। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स है, बी ग्रुप ऑफ लेटर्स है, बट a प्लस बी क्या है, वो कंडीशन है, संधि होने का कंडीशन है, सिचुएशन है। इसके बाद जो c है वो रिजल्ट है। तो हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी देन A चेंज इनटू C। ये पहला कंडीशन हो गया आपको। A प्लस बी होगा तो A चेंज होकर C हो सकता है और B अनचेंज रहेगा। जो ये कोएनर्जी में आपने देखा वो यही है कि A प्लस बी देन A चेंज इनटू C, B रिमेन अनचेंज्ड। उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या होगा, दूसरा आप लिख सकते हैं कि A प्लस बी देन B चेंज इनटू C, B चेंज इनटू C, A रिमेन अनचेंज्ड। ये एज इट इज रहेगा, ये नहीं बदलेगा, ये जैसे का तैसा बना रहेगा, ये नहीं बदलता है। तीसरा सिचुएशन हो सकता है कि A प्लस बी देन बोथ आर चेंज इनटू C। ये दोनों हट जाएगा, A भी हट जाएगा, B भी हट जाएगा और दोनों के स्थान पर एक C रिजल्ट आ जाएगा। ये 3 तरह के संधियां ये हैं। चौथी संधियां हम यहाँ लिख सकते हैं देख करके। चौथे प्रकार है कि A प्लस बी देन बोथ आर अनचेंज्ड। ना A चेंज होगा ना B चेंज होगा। क्या होगा कि A और B है तो इसके साथ A, C और B, ये C रिजल्ट जो है इंसर्ट हो जाएगा A और B के बीच में। तो हम जब संधि पढ़ेंगे, स्वर संधि पढ़ें, व्यंजन संधि पढ़ें या विसर्ग संधि पढ़ें, आप देखेंगे उनमें इन्हीं 4 प्रकारों में से कोई एक्शन होगा। तो हम इन चारों एक्शनों को देख करके ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये किस प्रकार का संधि मेरे सामने आया है। हम उसका नाम भी लिख सकते हैं, उसका सूत्र भी लिख सकते हैं। दूसरा कि जब ये संधि विच्छेद के लिए पूछा जाता है तो आपके पास ये A प्लस बी का फॉर्मेट तो होगा ही नहीं। आपके पास फॉर्मेट क्या होगा, C प्लस बी, A प्लस सी या केवल C या ACB, ये हमें आउटपुट होगा। जब हमारे पास वर्ड होंगे तो उसमें संधि का कंडीशन नहीं दिखेगा। जबकि हम याद करके जाएंगे तो हमारे लिए ये प्रतिबंधित है कि हम केवल सूत्र याद करके जाते हैं, कौन सा शब्द कहाँ है ये याद करके जाते हैं, हमें रिजल्ट नहीं दिखता है। यदि हमें रिजल्ट दिखेगा तो संधि विच्छेद करना हमारे लिए आसान है। जो संधि विच्छेद करने के तरीके नहीं बताए जाते कहीं। संधि विच्छेद करने के लिए आपको क्या करना चाहिए वो गौर करोगे, मैं इसके और तरीके बताऊंगा अभी। अब देखो, संधि विच्छेद करने के लिए आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए,
कोई शब्द है उस शब्द को स्प्लिटिंग आना चाहिए, यानी शब्द में से स्वर और व्यंजन को अलग करना। और जब संस्कृत या हिंदी में स्वर और व्यंजन को अलग करते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि एक बार एक व्यंजन के साथ एक ही स्वर आएगा, वो चाहे स्वर दीर्घ हो, ह्रस्व हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही स्वर आएगा, दो स्वर नहीं आ सकता है। कैसे? जैसे हमने लिखा का, अब का को स्प्लिट करेंगे तो दो तरीके हो सकते हैं। हम लिख सकते हैं का प्लस आ, ये तीन तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं आप। लेकिन टेक्निकली केवल यही सही होगा, क्योंकि एक ही स्वर को ये एक बार में एक्सेप्ट करेगा, दूसरे स्वर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसे जब भी स्प्लिट करें तो हमको ये वाला फॉर्मेट ध्यान रखना चाहिए, इसी को स्प्लिट करें, सभी को स्प्लिट मत करें। फिर आपको रिजल्ट दिखेगा, जब संधि पढ़ेंगे तो रिजल्ट दिखेगा, उस रिजल्ट के अनुसार से हम संधि को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमें कोई कष्ट नहीं होगा। जैसे अभी हमने जो यन संधि पढ़ा था, मैं उसी को स्प्लिट करके दिखाना चाहूँगा ताकि वो पता लग जाए। जैसे हम लिखते हैं प्रत्येक, ये शब्द है प्रत्येक। अब इसको स्प्लिट करें तो क्या होगा? पा प्लस र प्लस आ प्लस ता प्लस या प्लस ए प्लस का प्लस आ, ये स्प्लिटिंग तरीका है। इसको जब करेंगे तो देखेंगे कि अभी हमने जो पढ़ा था वो यण था, या व र ला, 4 लेटर हैं। क्या उन 4 लेटर में से कोई लेटर दिखता है क्या? तो देखोगे यहाँ या दिख रहा है और यहाँ र दिख रहा है, दो हमें आउटपुट दिख रहे हैं, या और रा। इसका मतलब इन दोनों को हम मेजर करके देख सकते हैं, परख करके देख सकते हैं कि क्या ये वास्तव में यण है क्या। तो यण संधि में यण रिजल्ट को जानने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होगा? हम लिख सकते हैं हल प्लस यन प्लस अच, ये इक्वेशन है। हल मतलब व्यंजन, यन का अर्थ होता है या व र और अच मतलब स्वर। कहता अगर इस कंडीशन को पूरा किया जा रहा है उस स्थिति में उसे हम क्या मानेंगे? यण संधि का पार्ट, यन का रिजल्ट। यहाँ देखो र और या, ये दोनों इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। क्यों? र के पीछे क्या है? व्यंजन। र के आगे क्या है? स्वर। और यहाँ भी या के पीछे हल है और या के आगे स्वर है, स्वर है ये। तो अगर हम इसको मान लेते हैं पार्ट, तो र को चेंज करना पड़ेगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेटर में। र का कॉरस्पॉन्डिंग लेटर है री, तो री को अगर हम ऐड करेंगे तो री से बन जाएगा प्री, प्री प्लस इसको सबको इकट्ठा लिख दो, क्या हो जाएगा? प्रत्येक। एक ये आउटपुट हमारे पास आ सकता है जो हम नियम जानते हैं उसके अकॉर्डिंग। लेकिन यदि हम या को यण मान के काउंट करें तो या का कॉरस्पॉन्डिंग लेटर क्या होता है? ई और ई, ये दो होते हैं। हम दोनों देख कर दे सकते हैं। अगर इसको छोटे को हम ऐड करते हैं तो उस केस में हो जाएगा ये प्रति प्लस एक, बड़े लगाएंगे तो हो जाएगा प्रति प्लस एक। तो हमारे पास जितने मैक्सिमम आउटपुट हैं उसको हम निकाल सकते हैं, जान सकते हैं, और इतने आउटपुट के बाद कोई और संभावनाएं नहीं बनती है। इसमें से जो हमें बिल्कुल सटीक दिख रहा होगा उसको इसको क्लिक कर दो कि ये आंसर है आपका। इस तरह से हम संधि को जान सकते हैं। इसलिए हमें प्रत्याहार बनाने का अभ्यास करना चाहिए, और वर्ण जो हमारे पास शब्द हैं
उन शब्दों को स्प्लिट करने का प्रयास करनी चाहिए, उसका अभ्यास करनी चाहिए। जैसे नए नए शब्द यदि परीक्षा में आ जाएं तब भी हम स्प्लिट करके इसका उत्तर लिख सकते हैं। अन्यथा आप अगर याद करके जाएंगे और अपरिचित शब्द कोई उपस्थित हो जाए तो आप उसको छोड़ देंगे क्योंकि आप समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर इस तरह से अभ्यास करके जाएंगे तो अपरिचित शब्द भी आपके लिए परिचित सा व्यवहार करेगा और उसका उत्तर आप लिख सकते हैं। इसलिए इस तरीका को हमको अपनाना चाहिए। इसके सारे जो वर्ण हैं देखोगे लगे हुए हैं कि कौन सा स्वर लगेगा, क्या मात्राएं आएंगी। तो स्वर और उसकी मात्रा को अलग करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ये ऊपर में संयुक्त स्वर के स्प्लिटिंग दिए हुए हैं कि ये किस प्रकार से मिलते हैं। क मूर्धन्य स अ मिलकर क्ष त र अ ज य और आ, ये मिलकर संयुक्त स्वर बनते हैं। इसको आपको देखना चाहिए। अब मैं एक संधि और आपको बताऊंगा। इसमें यन संधि अभी बताया था आपको। यहाँ दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कहते किसे हैं? तो दीर्घ का मतलब होता है हम जो वोवेल प्रयोग करते हैं, जैसे हमने अभी देखा था हमारे पास 5 मूल स्वर हैं। वो मूल स्वरों को हम 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम एफर्ट्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन। उच्चारण में जो हम समय लगाते हैं उस समय के अनुसार से हम उन वर्णों को 3 कैटेगरी में डाल सकते हैं। वो 3 प्रभाग हो सकता है। उसका क्या हो सकता है? तो कहा गया है कि सबसे कम समय लगाकर उच्चारण करना उसको ह्रस्व कहते हैं, छोटा, जैसे आ। और जिस पर सबसे कम आपने एफर्ट्स लगाया उससे अगर दुगुना एफर्ट्स लगा दें उस स्वर को कहते हैं दीर्घ, जैसे आ ई। और यदि 2 से दुगुने से अधिक समय लगाते हैं उच्चारण करने में तो उसको हम कहते हैं प्लुत। प्लुत का मतलब होता है अधिक से अधिक उच्चारण में समय लगाना। इस कारण से वो प्लुत हो सकता है। यहाँ कहता है दीर्घ। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो मूल स्वर जो हमारे पास हैं 5, उन्हीं का अगर बड़ा रूप आ रहा हो रिजल्ट यानी सी पर, तो ये जो दीर्घ संधि है वो इस फॉर्मेट पाएगा कि A प्लस B देन बोथ आर कन्वर्ट इनटू C, ये रिजल्ट आएगा। तो इसको बनने के लिए इन्होंने रूल लिखा अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः। अब अकः सवर्णे दीर्घः को आप इस इक्वेशन पर ले आए। A प्लस बी में लिखते हैं यहाँ अक प्लस अक, यहाँ भी लिखते हैं अक। ये 3 जगह अक हमने लिखा, अक अक और अक। अब तीनों को थोड़ा सा बाइफर्केट कर दो। यहाँ पर सिंपल है, कोई भी अक हो सकता है। 5 में से कोई भी अक हो सकता है, यानी आ ई उ री लृ, इन 5 में से किसी भी अ को आप यहाँ रख सकते हैं। ये आपके लिए छूट है। अब यहाँ कहते हैं कि 5 आपके लिए यह छूट गई, लेकिन जो दूसरा अक लेंगे उस पर कंडीशन लगेगा। इसलिए यहाँ लिख दिया ये सवर्ण होना चाहिए था। यहाँ पर सवर्ण होगा। सवर्ण का अर्थ होता है सेम ग्रुप ऑफ प्रोनाउंसिएशन, कि यहाँ जो लेटर आप लेंगे यहाँ उसी के उच्चारण स्थान से युक्त होना चाहिए। तो हमारे पास अक में 5 मेंबर हैं और 5 का प्रोनाउंसिएशन प्लेस डिफरेंट है, उनका उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। इसलिए 5 का अगर कोई एक लेते हैं तो दूसरा वैसा ही लेना पड़ेगा आपको, उससे भिन्न नहीं ले सकते।
उससे भिन्न नहीं ले सकते हैं। और जब दोनों आपने एक समान ले लिया तो उसका जो आउटपुट आएगा वो भी अक होगा, लेकिन ये क्या होगा, दीर्घ होगा। चूंकि ये दीर्घ रिजल्ट दिख रहा है, इस दीर्घ रिजल्ट को दिखते हुए हम इसका नाम दिए दीर्घ संधि। दीर्घ वर्ण जब रिजल्ट आएगा इस कारण से उसका नाम है दीर्घ संधि। कैसे, एक एग्जाम्पल देखो। अब यह एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, हमने यहां लिखा, जैसे देखो ये लिखा हुआ है राम प्लस आलय। राम प्लस आलय में और आ का कॉम्बिनेशन है, दोनों सेम प्रोनाउंसिएशन है। जब इसको दोनों को मिला रहे हैं तो एक ही दोनों का दीर्घ आ गया आ। तो इस तरह की संधियों को हम दीर्घ संधि कहते हैं। किसी भी एग्जाम्पल में सेम दिखेगा यहाँ पर, लेकिन जो दीर्घ संधि का रिजल्ट है अगर वो ब्रेक करने के लिए आए फिर हमारे लिए समस्या होगी। हम उसको ब्रेक कैसे करें, तोड़ें कैसे? तो तोड़ने के लिए आप क्या देखोगे कि हमारे पास रिजल्ट सी आएगा। जब आप स्प्लिट करेंगे तो रिजल्ट सी आएगा, और सी क्या होगा, दीर्घ। सी होगा दीर्घ। इस दीर्घ रिजल्ट को अब हमको दो पार्ट में ए प्लस बी में ले जाना है। ए प्लस बी में ले जाने के लिए जैसे यहां गौर करोगे, हमारे पास अगर दो का ए प्लस बी हमारे पास यदि है, ए और बी दो चीजें हैं, और इसको यदि हम मैक्सिमम ऑप्शनल क्रिएट करें तो दो की प्रोबेबिलिटी 4 बन सकती है। इसीलिए दो की यहाँ प्रोबेबिलिटी देखो 4 बनाई गई है। आ प्लस आ प्लस आ प्लस आ प्लस आ, ये 4 ही संभावनाएं बनती हैं, लेकिन इसका रिजल्ट सेम आ रहा है। तो हम कैसे कंफर्म करें कि ये जो दीर्घ है उसको इन 4 में से किस में रखें? किसी एक ही में रखना होगा। इसको रखने के लिए बड़ा अच्छा तरीका है कि जब स्प्लिट करें और स्प्लिट करने के बाद आपको कोई दीर्घ दिख रहा हो तो उसके साथ क्या व्यवहार करें। जैसे हमारे पास एक शब्द है मधुपड़ी, ये हम लिखते हैं मधुपड़ी। अब मधुपड़ी लिखने के बाद अब क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करो। मा आ धा उ पा आ र और ई। अभी हमने आपको बताया था कि यदि हमारे पास ये र दिख गया, र तो यन भी है, तो इसको इक्वेशन पर लगाएंगे तो र से पहले स्वर है, तो जैसे ही यन से पहले स्वर होगा तो वो यन संधि का पार्ट नहीं होगा, तो इसलिए ये कैंसिल हो गया, ये यन का पार्ट नहीं हो सकता है। अब दूसरा भी हमने पढ़ा कि स्प्लिट करने के बाद अगर हमें दीर्घ दिख रहा हो, स्प्लिट करने के बाद यदि दीर्घ दिख रहा हो तो दीर्घ संधि हो सकती है, और जब दीर्घ संधि होगी तो इसको हमको a प्लस बी में लाना है। तो क्या करो, अब ये हो गया a पार्ट, ये हो गया b। अब a में क्या ले सकते हैं, तो हम दो ऑप्शन बना सकते हैं, u और o। सेम b में भी दो बना सकते हैं, u और u। अब इस दो ऑप्शन को अगर हम धा के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास दो आउटपुट आ सकता है, मधु और मधु, प्लस ऊ को लेकर दाओ ऊपर और ऊपर। ये दो मैक्सिमम हमारे पास आउटपुट आएंगे, इसके अतिरिक्त कोई और आउटपुट नहीं आएगा। इसमें से क्या करना है, आउट ऑफ 2 कोई एक करेक्ट यहां लिख सकते हो आप। जैसे ये प्रयोग में आता है तो आप लिख देंगे मधु। इस आउट ऑफ 2 में से कोई एक ले लें, ऊपर या ऊपरी, तो क्या हो गया, मधु प्लस ऊपरी। ये जो सिलेक्शन है इसके लिए आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए केवल आवश्यकता है अभ्यास करने की। इनके टेक्निक को समझें और इनके टेक्निक को समझ करके जब अभ्यास करेंगे सारी संधियां आपके सामने नृत्य करने लगेगी। और इसी तरह से जब आपको संधि बताएंगे, फिर संधि के बाद जब हम आपको कारक विभक्ति बताएंगे तो वह आप उसी दिन आप अनुवाद बनाना शुरू कर देंगे। डे 1 से अनुवाद बनाना शुरू करेंगे।
संस्कृत लिखना शुरू करेंगे, लिखे हुए संस्कृत को आप समझना शुरू करेंगे, आपको लगेगा हमारे पास कोई परेशानी नहीं है, इसको आसानी से सरलता से आप हैंडल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से संस्कृत को हम आसान बना सकते हैं। तो हमने इन चीज़ों को देखा। इसके बाद फिर जब हम कक्षा शुरू करेंगे आगे, तो जो बचे हुए संधि हैं उनको भी इसी तरह से एक एक करके आपके सामने रखा जाएगा, जिससे आपको लगे कि हमारे सारे फैमिलियर हो गए हैं और इसकी पूरी अच्छी तरह से पकड़ बना करके और तब आगे आप बढ़ते चलेंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी। धन्यवाद।